Assalamualaikum students. Today we are going to start a new topic of dermatology, which is psoriasis. So what is the definition of psoriasis? It is a chronic inflammatory and hyperproliferative skin disease. यानी कि इस डिज़ीज़ में हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही है और साथ साथ स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रही है. अगर हम इसकी कोर्स की बात करें तो इसका कोर्स जो है वो क्रॉनिक होता है, रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग कोर्स होता है. बीच में लीजन्स ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा से रिकर हो जाते हैं. और एसोसिएशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के साथ और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड होता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्रॉनिक केस में जाकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह करवाता है और ओबेसिटी वगैरह करवाता है. दैट्स व्हाई इट इज़ एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. बायमोडल एज प्रेजेंटेशन होती है इसमें. इसका क्या मतलब होता है? एक इसकी टाइप होती है अर्ली ऑनसेट टाइप और एक इसकी होती है लेट ऑनसेट टाइप. दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो अर्ली ऑनसेट टाइप है वो ज़्यादातर टीनेज में होती है और अर्ली एडल्ट्स में होती है, जबकि जो लेटर ऑनसेट है ये 50 to 60 ईयर्स के पेशेंट्स में होती है. अर्ली में क्या होता है? हमारे पास फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, ये ज़्यादा सिवियर होती है एंड इट हैज़ स्ट्रॉन्ग HLA एसोसिएशन. जबकि लेट ऑनसेट जो है इसमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होती और ये लेस सिवियर इसका कोर्स होता है. नाउ व्हाट आर द साइट्स ऑफ सोराइसिस? ये मोस्ट कॉमनली जो एक्सटेंसिव सरफेसेस होते हैं उनको इफ़ेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल एल्बोज पे होता है ज़्यादातर एंड नीज पे होता है. और लेस कॉमन और बाकी जिसकी साइड से जहाँ पे हो सकता है दैट इज स्कैल्प पे हो सकता है, नेल्स पे हो सकता है, लंबोसैक्रल एरियाज पे हो सकता है, इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट पे हो सकता है एंड ग्लैंड्स पीनस पे हो सकता है. Now, which type of lesion is present in psoriasis? In psoriasis, we have characteristic plaques. What are plaques? Plaques are flat-topped raised lesions which is more than 1 centimeter. तो यहाँ सोराइसिस में प्लैक्स मिलते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं सोराइटिक प्लैक्स. इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पहली बात, इनके मार्जिन्स जो है वो वेल डिफाइंड होते हैं. दीज आर वेल डिमार्केटेड. और कलर कैसा होता है? पिंक टू सैल्मन कलर होते हैं और रेडनेस साथ मिलती है, इरिथमेटस होते हैं. और ऊपर जो कवर किससे होते हैं? दीज आर कवर्ड बाय वाइट स्केल्स. और ये वाइट स्केल्स जो है ये बहुत लूजली एडहेयर होते हैं स्किन के साथ. दे कैन ईजिली बी स्क्रैप्ड ऑफ. Now we will see the picture of psoriatic plaque. These are the characteristic example of psoriatic plaques. ये हमारे पास क्या? यहाँ पे हमारे पास well defined margin नज़र आ रहा है एंड नीचे हमें सैल्मन पिंक कलर, ऊपर वाइट कलर के स्केल्स नज़र आ रहे हैं. If we talk about pathogenesis of psoriasis, then it consists of both genetic and environmental factors. Genetic factors की बात करें so it is associated with HLA-C. And environmental factors include the following. For example, trauma. अगर कहीं पे trauma हो जाता है एंड उस जगह पे lesion form हो जाती है, we know that this is known as Koebner's phenomena. The second environmental factor can be infection. How infection causes psoriasis? For example, there is a variant of psoriasis which is known as guttate psoriasis. वो हमेशा प्रीसीड किससे करता है? बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन. दैट मीन्स के हमारे पास इन्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? सोराइसिस की पैथोजेनेसिस में. देन वी हैव सनलाइट. ये जितने भी सोराइटिक लीजन्स होते हैं दीज ऑल आर फोटो सेंसिटिव. जैसे ही लाइट में जाएगा पेशेंट वैसे ही ये और ज़्यादा डिटीरियोरेट और वर्स हो जाएंगी कंडीशन. देन वी हैव ड्रग्स. ड्रग्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं विच आर लिंक टू सोराइसिस. इसमें हमारे पास एंटी मलेरियल्स ड्रग आ जाते हैं एंड हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं. इसके अलावा लिथियम आ जाता है, एनएसएड्स आ जाते हैं, TNF अल्फा इनहिबिटर्स आ जाते हैं. एक डिजीज़ होती है, एक वेरिएंट होता है हमारे पास सोराइसिस का विच इज़ नोन एज पस्ट्यूलर सोराइसिस. वो कब होता है? जब पेशेंट ने बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लिए और सडन विदड्रॉ हो जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, देन इट कैन रिजल्ट इन पस्ट्यूलर सोराइसिस. So drugs also plays an important role in the pathogenesis of psoriasis. After that we have psychological factors, for example anxiety और stress. जैसे ही पेशेंट किसी स्ट्रेस कंडीशन में आएगा वैसे ही लीजन्स जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएंगे. देन कम्स प्रेगनेंसी.
what happens in this condition, the body becomes immunocompromised. तो जब immunocompromised हो जाएगी तो तब हमारे पास psoriasis की जो है रिस्क वो इंक्रीज हो जाएगा. Another factors include smoking and alcohol. Now we will talk about the actual pathogenesis of psoriasis. Which are the cells that are involved in psoriasis are CD4 cells, CD8 cells and T helper 17 cells. When due to genetic and environmental factors these cells become sensitized, then they enter the epidermis and accumulate in the skin. What happens? These cells enter the skin and then they accumulate in the epidermis. Then epidermis में जाके बहुत ज़्यादा cytokines वगैरह रिलीज़ करते हैं and they also release growth factors. These growth factors and cytokines then leads to hyperproliferation of keratinocytes. वी सीन पैथोजेनेसिस के प्राइमरी चेंज हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी चेंज होता है जिसके रिजल्ट में सेल्स वगैरह एक्टिवेट होते हैं और उनकी वजह से जो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं दैट लीड्स टू डिसऑर्डर्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स. तो इसका मतलब कि जो सेल ग्रोथ है, डिसऑर्डर सेल ग्रोथ, ये हमारे पास सेकेंडरी प्रोसेस है. प्राइमरीली हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी चेंज ही आता है. Now we are going to study about the cell turnover or we can also say transit time. Transit time वो टाइम होता है which requires a migration of keratinocyte from basal layer to the stratum corneum and then they shed off from the stratum corneum. तो अगर हम नॉर्मल स्किन की बात करें तो नॉर्मली हमारे पास ट्रांजिट टाइम जो है वो 28 डेज होता है, जबकि सोराइसिस के पेशेंट में हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपर प्रोलिफरेशन. तो यहाँ पे ये ड्यूरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ट्रांजिट टाइम जो है डिक्रीज़ हो जाता है एंड इट कम्स टू 5 to 8 days. Now we are going to study about the histological features of psoriatic plaque. These histological features are from bases. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, हाइपर केराटोसिस होता है. हाइपर केराटोसिस का मतलब क्या हुआ कि अभी मैंने बताया कि ट्रांजिट टाइम जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, सेल्स जो है वो जल्दी जल्दी कहाँ पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं एंड देन दे एक्यूमुलेट देयर. So this is known as hyperkeratosis. Now what is parakeratosis? नॉर्मली क्या होता है, सेल्स अपना टाइम पूरा करके स्ट्रेटम कॉर्नियम में आते हैं, वहाँ इनका न्यूक्लियस वो डीन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं एंड देन दे शेड ऑफ फ्रॉम द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. बट इन केस ऑफ सोराइसिस यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी सेल्स जो है वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने इमेच्योर फॉर्म में होते हैं. दे कैन नॉट बी मेच्योर और इमेच्योर फॉर्म में उनके पास क्या होता है, जो न्यूक्लिया होता है वो रिटेन रह जाता है. सो इस कंडीशन को हम कहते हैं पैराकेराटोसिस. देन कम्स एकेंथोसिस. एकेंथोसिस का मतलब क्या है कि अब एपिडर्मल सेल की बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रही है जिसकी वजह से देयर इज़ इंक्रीज्ड एपिडर्मल थिकनिंग. सो दिस इज नोन एज एकेंथोसिस. उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, रेटी रिजिस. यहाँ रेटी रिजिस में ख़ास बात क्या होती है कि इनकी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड इलोंगेशन हो जाती है. इस पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं कि दीज आर द रेटी रिजिस और नीचे तक बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड इनकी इलोंगेशन हो गई है. तो बेसिस में लिखा हुआ है कि इस चीज़ को हम क्या कहें, ये चीज़ किस तरह लग रही है जैसे कि टेस्ट ट्यूब्स जो है वो रैक में पड़ी हुई हैं. तो रेटी रिजिस की बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड इलोंगेशन हो जाती है. उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, माइटोटिक फिगर्स. माइटोटिक फिगर्स हमें वैसे भी होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं तो हमें वेल डिफाइंड मिलते हैं और अबव द बेजल सेल लेयर मिलते हैं. स्ट्रेटम ग्रेनोसम की बात करें तो वो इस कंडीशन में जो है वो बहुत थिन हो जाती है, यहाँ पे एब्सेंट हो जाती है. Now we will see changes in dermal papilla. तो dermal papilla में आप ये बात याद रख लें कि जो इसकी टिप्स होती हैं इसके ऊपर जो एपिडर्मिस से कवर कर रही होती है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है. इसके अलावा जो इसके अंदर वेसल्स पड़ी हुई है ये बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं और टॉर्चस हो जाती हैं और इसके ऊपर पैराकेराटोटिक स्केल होता है. तो ये वेसल्स उन पैराकेराटोटिक स्केल के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाती है. यही वजह है कि अगर इन सोराइटिक लीजन्स को स्क्रैप्ड ऑफ किया जाए, छीला जाए, तो क्या होता है, नीचे हमें मल्टीपल माइन्यूट ब्लीडिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्पिट साइन. सो दीज आर ऑस्पिट साइन इज वाई बिकॉज ड्यू टू द proximity of the dilated and tortuous vessels to the parakeratotic scale.
Then we have spongiform pustules and Monroe's abscess. What happens, as you know that this is an inflammatory condition, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स की एग्रीगेशन होती है. अगर ये न्यूट्रोफिल्स विद इन द स्पॉन्जियोटिक फोकाई ऑफ सुपरफिशियल एपिडर्मिस वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो तो उन्हें हम स्पंजीफॉर्म पस्ट्यूल्स कहते हैं. और अगर ये पैराकेरेटोटिक स्ट्रेटम कॉर्नियम में एक्यूमुलेट हो देन these are known as Monroe's abscess. Now we are going to do the morphological forms of psoriasis. What are the morphological forms? These are guttate psoriasis, erythrodermic psoriasis, pustular psoriasis, flexural psoriasis, psoriasis vulgaris, annular and rheumatoid psoriasis. हम वन बाय वन हर एक को देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गटेट. हमने लाइकन प्लैनेट्स में पढ़ा था कि गटेट का मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे लीजन्स जो है रेन ड्रॉप लाइक लीजन्स प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं गटेट सोराइसिस. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गटेट सोराइसिस. ये बैक पे दिखाया हुआ है, बहुत छोटे छोटे लीजन्स हैं जो पूरी बैक पे स्प्रेड हुए हुए हैं. अगर हम सोराइसिस की बात करें तो यहाँ पे ख़ास बात क्या है, मैंने बताया था गटेट सोराइसिस में हमेशा पहले क्या होगा, हमारे पास ग्रुप बी हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन होगा, उसके बाद गटेट सोराइसिस होता है. ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस में होता है, एडोलसेंट्स में होता है और उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है. उसके बाद हमारे पास आता है इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस. इरिथ्रोडर्मा क्या होता है? इट इज़ द इरिथमा एंड स्केलिंग ऑफ more than 90% of the skin. So psoriasis can also lead to erythroderma. Then we have flexural psoriasis. फ्लेक्चुरल सोराइसिस को हम इन्वर्ट सोराइसिस भी बोलते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास सोराइसिस होता है वो किन एरियाज़ को इन्वॉल्व करता है, एक्सटेंसर एरियाज़ को इन्वॉल्व करता है. बट इन दिस केस इट इन्वॉल्व्स द फ्लेक्सर एरियाज़. तो यहाँ पे हमारे पास आर्म पिट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है. उसके बाद हमारे पास आता है सोराइसिस वल्गैरिस. सोराइसिस वल्गैरिस जो है, मैंने सबसे पहले आपको जो कैरेक्टरिस्टिक सोराइटिक प्लेक्स जिसमें मिलते हैं ना, दैट इज़ सोराइसिस वल्गैरिस एंड इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप. और ये हमारे पास एक्सटेंसिव रीजन में मिलता है और ये बहुत स्टेबल होता है. इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एन्युलर सोराइसिस. एन्युलर सोराइसिस में कैरेक्टरिस्टिक एन्युलर प्लैक मिलते हैं लाइक दिस. एन्युलर प्लैक की हमेशा खास बात क्या होती है कि इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड होते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है रिपॉइड सोराइसिस. रिपॉइड सोराइसिस जो है इसको हम एलिफेंटाइन सोराइसिस भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, हमारे पास ये लिम्पेट कॉन शेप्ड लाइक लीजन्स मिलते हैं हमें और ये बहुत ज़्यादा थिक स्केलिंग होती है और बहुत ज़्यादा हाइपर केराटोटिक होते हैं. देन वी हैव पस्ट्यूलर सोराइसिस. पस्ट्यूलर सोराइसिस में हमारे पास क्या होता है, हमें स्मॉल पस्ट्यूल्स मिलते हैं विद इन द लीजन्स. अब ये पस्ट्यूल्स जो है किस वजह से, दीज आर ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नॉट इन्फेक्शियस कंडीशन. दैट्स वाई ये हम इन्हें क्या बोलेंगे, दीज आर स्टीराइल पस्ट्यूल्स. अच्छा, पस्ट्यूलर सोराइसिस का जो ऑनसेट है वो बहुत ज़्यादा सडन होता है. अगर साथ साथ पेशेंट को फीवर भी है तो, और इसके अलावा जो पस्ट्यूल्स हैं अगर वो लीजन की पेरिफेरी में प्रेजेंट है, इट मीन्स दैट इट इज़ एन मेडिकल एमरजेंसी. इसके अलावा अगर वो पाम्स और प्लांटर रीजन को इन्वॉल्व करें तो हम पाल्मो प्लांटर सोराइसिस बोलेंगे, जिसमें हमें पाम्स पे और प्लांटर रीजन बहुत ज़्यादा पस्ट्यूल्स नजर आएंगे. एक्रोपस्ट्यूल्स हम तब बोलते हैं जब ये नेल्स और फिंगर टिप्स के अराउंड या बच्चों के हाथों में होता है, दैट्स एक्रोपस्ट्यूलोसिस. ये बहुत ज़्यादा यंग चिल्ड्रन में प्रेजेंट होता है. इट इज़ लाइक दिस. यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ एक्रोपस्टिलोसिस. यहाँ देखिए फिंगर्स पे और हैंड्स पे इन्वॉल्व कर रहा है, बहुत छोटा बच्चा है एंड इज अ कंडीशन नोन एज एक्रोपस्टिलोसिस. और पस्ट्यूलर सोराइसिस के बारे में स्टार्टिंग मैंने क्या खास बात बताई थी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सडन विथड्रॉ कर देते हैं, देन इट कैन लीड्स टू पस्ट्यूलर सोराइसिस. देन वी हैव स्कैल्प सोराइसिस. स्कैल्प की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ईजिली पैल्पेबल एरिथेमेटस प्लैक्स फॉर्मेशन होती है एंड दे हैव क्लियर डिमार्केशन एट और बियॉन्ड द हेयर मार्जिन. ज़्यादातर कौन सा रीजन इन्वॉल्व होता है, ऑसिपिटल इन्वॉल्वमेंट होती है और इसमें हेयर लॉस जो है वो टेम्प्रेरी तौर पे होता है, देयर इज़ नो परमानेंट हेयर लॉस. देन अगर सोराइसिस जो है वो पाम्स एंड सोल्स को इफेक्ट करे तो यहाँ पे भी हमारे पास होते हैं प्लैक्स फॉर्म होते हैं, लेकिन ये लेस वेल डिफाइंड होते हैं और ये किससे रिजेंबल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्जिमा से रिजेंबल कर रहे होते हैं. Other than that, we also have atypical forms of psoriasis, which are linear psoriasis and seborrheic psoriasis.
Psoriatic changes also occurs in the nails which leads to psoriatic nails dystrophy. These are the changes which can be seen in the nails of the psoriatic patient. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिक्चर के साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे नेल्स डिस्ट्रॉफी को। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, नेल्स जो है उनकी पिटिंग हो जाती है, छोटे छोटे डिप्रेशंस बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कि नेल्स की पिटिंग हो गई है। ये डिप्रेशन क्यों होते हैं? क्योंकि पैराकेराटोसिस हो रही है, जब सेल लॉस होता है वहाँ से तो वहाँ पे डिप्रेशन बन जाता है। इस पिटिंग को हम क्या कहते हैं? थिम्बल पिटिंग भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, देयर सब अंगुअल हाइपरकेराटोसिस। सब अंगुअल हाइपरकेराटोसिस का मतलब ये नेल प्लेट जो है ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, हाइपरकेराटोटिक हो गया है। उसके बाद हमारे पास थर्ड मैनिफेस्टेशन क्या आती है, ओनिकोलाइसिस। ओनिकोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जो नेल प्लेट है वो नेल बेड से सेपरेट हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया है। दिस इज नोन एज ओनिकोलाइसिस। देन वी हैव ब्यूज लाइन। व्हाट आर द ब्यूज लाइन? जो नेल प्लेट पे जो अगर ट्रांसवर्स लाइंस प्रेजेंट होती हैं, दीज आर नोन एज ब्यूज लाइन। After that, these nails have yellow-brown discoloration and splinter hemorrhages. Splinter hemorrhages क्यों? मैंने बताया था कैपिलरीज जो हैं वो dilated tortuous हुई हुई होती हैं and they are in the close proximity which leads to hemorrhages. So this sums up the psoriatic nails dystrophy. क्या देखा? ओनिकोलाइसिस देखा which is separation of nail plate from nail bed. Subungual hyperkeratosis देखा which is thickening of the nail plate. Pitting is the depression due to parakeratotic cell loss. Buse line are the transverse line. Splinter hemorrhages due to dilated and tortuous vessels which lies in close proximity, and yellow-brown discoloration. Now we'll discuss about psoriatic arthropathy. psoriasis के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी मिलती है, ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स में जिनमें नेल्स इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। सोराइटिक आर्थ्रोपैथी की बात करें तो बहुत डिफरेंट तरह की मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। या तो हमारे पास मोनो और एसिमेट्रिकल ओलिगो आर्थराइटिस की तरह ये प्रीडोमिनेट कर सकता है, या फिर ये प्रीडोमिनेट कर सकता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल आर्थराइटिस की तरह, यानी कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर ये रूमेटाइड फैक्टर नेगेटिव रूमेटाइड आर्थराइटिस की तरह प्रेजेंट कर सकता है, जिसको हम सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉफी हो जाती है, बिल्कुल क्रिपलिंग डिजीज़ हो जाती है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। इसमें क्या होता है, टेलीस्कोपिंग फिंगर्स हो जाती हैं। इसकी मैं पिक्चर आपको एंड में दिखाऊंगी। इसके अलावा जो है सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है सोराइटिक पेशेंट्स में, एंड ऑल्सो लीड्स टू एक्सियल आर्थराइटिस। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। इसमें फिंगर्स जो है इनकी टेलीस्कोपिंग हो गई है, अगर इनको हम खींचेंगे तो ये दोबारा से लंबी हो जाती है। दिस इज द कंडीशन नोन एज आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। उसके बाद हम जल्दी से इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लेते हैं। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें स्किन बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती, सोराइटिक लीजन्स देख कर ही पता चल जाता है कि दिस इज़ सोराइसिस। इसके अलावा अगर जो है वो गटेट सोराइसिस है तो थ्रोट स्वैब और कल्चर वगैरह करवा लें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन देखने के लिए। इसके अलावा HIV टेस्टिंग करवा लें, क्योंकि HIV की वजह से भी बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है कंडीशन। और मैंने बताया था कि इट इज़ एसोसिएटेड विद अदर कोमोबिडिटीज़, तो साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को भी असेस कर लें, डायबिटीज़ को भी असेस कर लेना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैनेजमेंट ऑफ सोराइसिस। तो सोराइसिस के मैनेजमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट। हमें क्या काउंसलिंग करनी है? सबसे पहले हमने पेशेंट को ये रीअश्योर करवाना है, उन्हें ये एश्योरेंस देनी है कि दिस इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, ये मतलब जानलेवा मर्ज नहीं है। उसके अलावा क्या एडवाइस देनी है? उन्हें ये एडवाइस देनी है कि जो साथ साथ रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि अगर स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उन्हें बोलना है कि आपने इसको छोड़ना है, एंड ऑल्सो डू एक्सरसाइज एंड रिड्यूस योर बॉडी मास इंडेक्स। उन्हें बताना है कि ये ओबेसिटी के साथ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है, तो एक्सरसाइज करते रहना है, वेट को मेंटेन रखना है। इसके अलावा अगर कोई कोमोर्बिड डेवलप हो जाता है, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वगैरह, तो उसकी ट्रीटमेंट भी बतानी है उन्हें। और उसके अलावा
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट को बताना है कि इसका कोर्स जो एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग और रिमिटिंग कोर्स होता है, यानी कि कभी ऐसा हुआ कि लीजन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और कभी ऐसा हुआ कि दोबारा से रीअपियर हो जाएंगे। तो ये ऐसी डिजीज़ नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बल्कि रीअपियर और रीकर हो सकती है। दिस इज़ नॉट एन इन्फेक्शन दैट इट कैन बी ट्रीटेड बाय द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। इट इज़ ए इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एंड अ लाइफ लॉन्ग डिजीज़। तो ये चारों पॉइंट्स जो है वो आपने काउंसलिंग में लाजमी बताने हैं। नाउ वी हैव टॉपिकल ट्रीटमेंट। टॉपिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास आते हैं इमोलियंट्स। इमोलियंट्स का काम क्या होता है कि जो हमारा स्किन का बैरियर फंक्शन जो ख़राब हुआ है उसको रीस्टोर करना इसका काम होता है। देन वी हैव विटामिन डी रिसेप्टर एगोनिस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि विटामिन डी एनालॉग्स। इनका काम क्या होता है, ये जो डिफ्रेंसिएशन वगैरह होती है, सेल्स की मैचुरेशन वगैरह होती है, ये इनको इंक्रीज़ करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा हाइपर प्रोलिफरेशन हो रही है उसको इनहिबिट करते हैं। तो विटामिन डी एनालॉग्स में हमारे पास आता है कैल्सीपोट्रियोल एंड वी ऑल्सो हैव कैल्सिट्रियोल एंड टोकैल्सिटोल और भी ड्रग्स हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वाइडली यूज़ होती है सोराइसिस में, दैट इज़ कैल्सीपोट्रियोल। इसका फंक्शन ये हमें देनी कैसे होती है, ये 1 to 2 एप्लीकेशन करनी होती है डेली, और इसके अलावा पूरे हफ्ते में लेस देन 100 ग्राम इसको यूज़ करना होता है ताकि हाइपर कैल्सीमिया डेवलप ना हो जाए। इसके अलावा विटामिन डी एनालॉग्स जो है वो टेम्परेरी तौर पे इरिटेशन वगैरह कॉज करवा सकते हैं। विटामिन डी के बाद हमारे पास क्या आता है, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में थर्ड टाइम रिपीट करने लगी हूँ। क्या ख़ास बात है कि इसे बहुत हाई डोज में नहीं देना और इसको फ़ौरन से ख़त्म नहीं करवा देना, बल्कि स्लोली ग्रेजुअली इसकी टेपरिंग करवानी है ताकि रीबाउंड फ्लेयर ना हो जाए सोराइसिस का, ताकि पस्ट्यूलर सोराइसिस ना हो जाए। ठीक, इसके अलावा हमारे पास आता है डायथ्रेनोल एंड कोल टार। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट साइड इफ़ेक्ट क्या है कि जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विटामिन डी से सिमिलर है। कोल टार का साइड इफ़ेक्ट ये है कि एक तो इसकी ओडोर बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा ये इरिटेंट भी होता है। डायथ्रेनोल की अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, देन इट कैन लीड्स टू ब्राउन स्टेनिंग ऑफ द स्किन एंड पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द लाइट हेयर्स। ठीक है, ये क्या करवाएगा, स्किन की ब्राउन स्टेनिंग करवा देगा, हेयर्स की पर्पल डिस्कलरेशन करवा देगा। कोल जो है उसका एक करेक्टरिस्टिक ओडोर होता है और वो इरिटेशन कॉज करता है। देन वी हैव कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, वी हैव टेक्रोलिमस एंड पाइमिक्रोलिमस। इसके अलावा टॉपिकल ट्रीटमेंट हो जाती है। तो टॉपिकल ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास आता है जो अल्ट्रा वायलेट जो थेरेपी होती है, UVB और PUVA। दिस थेरेपी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। काउंसलिंग होगी, टॉपिकल ट्रीटमेंट हो गया, लेज़र थेरेपी फोटोथेरेपी हो गई, एंड देन वी हैव सिस्टमिक एजेंट्स। सिस्टमिक एजेंट्स की बात करें, मतलब कि अब जो है ये ओरल एजेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है रेटिनॉइड। रेटिनॉइड की एग्जाम्पल होती है एसिट्रेटिन, और एसिट्रेटिन हम ज़्यादातर जो है वो UVB और PUVA के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। रेटिनॉइड्स के बाद हमारे पास क्या आ जाता है सिस्टमिक एजेंट में, मीथोट्रेक्सेट, एंड आफ्टर मीथोट्रेक्सेट वी ऑल्सो हैव साइक्लोस्पोरिन। अब अगर सिस्टमिक एजेंट्स भी दे दिए फिर भी हमें लग रहा है कि पेशेंट की जो डिजीज़ है वो ठीक नहीं हो रही, तो फिर हम इसके बाद 2 थेरेपीज़ और है वो भी कंसिडर कर सकते हैं। एक हमारे पास होती है फ्यूमरिक एसिड ईस्टर थेरेपी। फ्यूमरिक एसिड ईस्टर थेरेपी में क्या होता है, इसका एक्टिव कंपोनेंट होता है डाइमिथाइल फ्यूमरेट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसकी ट्रीटमेंट में। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास क्या होता है, फ्लशिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो लीड्स टू लिम्फोपीनिया। तो या तो ये यूज़ कर सकते हैं या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एप्रीमिलास्ट। अगर डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, देन वी यूज़ बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे पास क्या आते हैं, वी हैव anti-TNF inhibitor, anti-TNF alpha agents which are infliximab, etanercept and adalimumab। इसके अलावा उस्टेकिनिमैब
उस्टेकिनिमैब का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ इंटरल्यूकिन 12 और 23 इनहिबिटर। देन वी हैव गुसिलकुमैब, इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज़ इंटरल्यूकिन 23 इनहिबिटर। आफ्टर दैट वी हैव सेक्यूकिनिमैब and secukinumab it is an interleukin 17 inhibitor। अब यहाँ पे क्या कहते हैं एंड में कि जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है वेरिएंट ऑफ सोराइसिस पे। अगर वेरिएंट जो है वो लोकलाइज्ड प्लेक्स है हमारे पास, सो दैट कैन इजीली बी ट्रीटेड बाय द हेल्प ऑफ इमोलिएंट्स और टॉपिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट हो जाते हैं। बट लेकिन अगर हमारे पास गटेड सोराइसिस है तो उसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारे पास फोटोथेरेपी होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े रीजन्स में टॉपिकल एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। और अगर हमारे पास आर्थ्रोपैथीज है सो द फर्स्ट लाइन शुड बी सिस्टमिक ट्रीटमेंट दैट इज़ मीथोट्रेक्सेट, ताकि जॉइंट डिजीज़ की प्रोग्रेशन जो है वो स्लोज डाउन हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोराइसिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़।